registration of partnership firm, Mansha Sharma. Yes, sir. Registration of a firm means getting the partnership firm registered with the registrar of firms. A partnership may be registered with the registrar of firms of the area in which any place of business of the firm is situated or proposed to be situated. ओके स्टॉप। कहने का मतलब ये है कि सर रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब होता है कि सर रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, ठीक है, कंपनी किसके साथ में रजिस्टर होगी? आरओसी के साथ में। पार्टनरशिप 1932 वाली किसके साथ में रजिस्टर होगी? आरओएफ के साथ में, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के साथ में। ठीक है, स्कीम करीब करीब वही होती है कि हर स्टेट में एक, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर दो स्टेट में मिला के एक ही रजिस्ट्रार होता है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर एक स्टेट में दो रजिस्ट्रार बैठते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में अपनी पार्टनरशिप फर्म बनाना चाह रहे हो। उस एरिया का जिस भी रजिस्ट्रार के पास में ज्यूरिसडिक्शन है, मतलब जो उधर का काम देखता है, उसके साथ में आपको अपनी फर्म को रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, सो पार्टनरशिप में बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द एरिया इन विच एनी प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड और प्रपोज टू बी सिचुएटेड, यानी कि अभी अपन ने चालू नहीं करी है, प्रपोज कर रहे हैं कि वहां पर करें। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, ये बात हमने कल भी देख ली थी। मंशा पढ़ना इसको। The registration of firm is not compulsory. Under the Partnership Act, it is optional for the partners. हाँ ऑप्शनल है, लेकिन फायदे क्या है और नुकसान क्या है? नुकसान के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता चुका हूं, जो आगे अपन डिटेल में। टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। The registration of a firm may be effected at any time, Section 58. Thus, an existing firm may be registered at any time, even after the partners have agreed to dissolve the firm, but a firm must be registered firm on the date of the institution of a suit. सूट का मतलब होता है केस। सर ये बात मैं आपको कल भी ऑलरेडी बता चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन के लिए कोई टाइम लिमिट सेट नहीं की गई है कि इतने टाइम के अंदर ही आपको रजिस्टर करा लेनी है तो ही रजिस्टर होगी। मैंने क्या कहा था कि फर्म जब अपना कमेंसमेंट कर रही है काम का, या फर्म जब बन रही है, उसके एक साल के अंदर अंदर उसको अपना रजिस्टर करा लेना चाहिए। यदि नहीं कराया तो फिर बाद में भी रजिस्टर तो हो सकती है, ऐसा नहीं है कि रजिस्टर नहीं होगी, पर उसको 100 रुपए प्रति वर्ष की पेनल्टी भर के फिर रजिस्टर किया जाएगा। तो रजिस्टर तो कभी भी हो सकती है। इनका नट शेल में मीनिंग निकालो तो रजिस्ट्रेशन में भी इफेक्टेड एट एनी टाइम। कई केसेस में तो ये देखा गया है बच्चों कि जब फर्म डिसॉल्व हो रही थी तब उसको रजिस्टर कराया। क्यों? उसका कारण है, इस फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म थी, ये रजिस्टर्ड नहीं थी, थर्ड पार्टी से पैसे वसूलने थे। थर्ड पार्टी से पैसे वसूलने के लिए इसके ऊपर केस करना पड़ रहा था। केस करने के लिए वो केस सूट जो है, ये केस जो है वो कोर्ट में एंटरटेनेबल तभी होता जब ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड होती। तो डिसोल्यूशन के टाइम भी रजिस्ट्रेशन कराया गया है, ये किससे देखे गए हैं और क्यों कराया गया है ये आपको मैंने कारण बताया। तो ऐसे रीजंस होते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन के टाइम भी कराया, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जब चाहो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराओ। बट जरूरी बात क्या है? अ फर्म मस्ट बी रजिस्टर्ड फर्म ऑन द डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। जिस डेट को आप सामने वाली पार्टी पे केस कर रहे हो उस डेट को वो फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उस डेट को पेंडिंग रजिस्ट्रेशन या नॉन रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन डाली हुई है सर, रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं, हमने तो वेट नहीं किया, हमने तो कर दिया सूट, ना वो नहीं चलेगा। तो उस डेट को आपकी फर्म ऑलरेडी रजिस्टर्ड होनी चाहिए। जिस डेट को आप सूट फाइल कर रहे हैं उस डेट फिर ही आप सूट फाइल कर सकते हो थर्ड पार्टी पे। ये केवल सिविल केसेस के लिए है, क्रिमिनल केसेस के लिए नहीं है। ठीक है, आइए। तो व्हेन द रजिस्ट्रेशन इज कंप्लीट, ये मैंने आपको कल बताया नहीं था, ये आप और मैं अभी मिलके पढ़ते हैं। मंशा पढ़ गई। When the registrar is satisfied that the provision of Section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in the register called the Registrar of Firms and shall रजिस्ट्रार ऑफ file the फर्म्स नहीं, statement. रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स नहीं है, रजिस्टर ऑफ फर्म्स है। ठीक है,
एंड शेल फाइल दी स्टेटमेंट। देखो वापस देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, व्हेन द रजिस्टर, मतलब आपने एक एप्लीकेशन लगाई। ध्यान रखना सबसे पहले ये 4 बंदे हैं, 2 या 2 से अधिक बंदे हैं, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई रजिस्ट्रेशन के लिए। वो एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगी कि सर एक फिक्स फॉर्मेट होता है। अब आप अपनी पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना चाहते हो तो आपको वो फॉर्मेट में एप्लीकेशन लगानी होगी, नंबर 1। नंबर 2, सर आपको अपनी पार्टनरशिप डीड की एक सर्टिफाइड कॉपी, ट्रू कॉपी जिसको बोलते हैं ना, ओरिजिनल वहां देने की जरूरत नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी जिसे नोटरी करा के बोलते हैं ना, फोटोकॉपी अटेस्टेड, वो वाली। तो सर एक तो एप्लीकेशन, एक पार्टनरशिप डीड, और साथ में वो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के तुम्हारे फूफा जी नहीं है जो तुम्हारे लिए फ्री में काम कर देंगे। तो सर जो भी प्रेस्क्राइब्ड फी है वो, ये 3 चीजें आपको उनको देनी पड़ेंगी, एप्लीकेशन प्लस पार्टनरशिप डीड की एक सर्टिफाइड कॉपी प्लस प्रेस्क्राइब्ड फी। देखो व्हेन द रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 58 हैव बीन ड्यूली कंप्लाइड विद, he shall record an entry of the statement in a register called the register of firm। जब ये सब रिक्वायरमेंट की सर एप्लीकेशन लगाई गई है, उसमें डिटेल्स, अभी और भी डिटेल देखेंगे कि सर क्या क्या डिटेल्स थी वो पूरी है कि नहीं है, प्लस प्रेस्क्राइब फी है, वो सेटिस्फाई हो जाता है कि सब कुछ सही है, तो फिर वो अपने रजिस्टर ऑफ फर्म्स में उस पार्टनरशिप फर्म को की एंट्री कर लेगा, तो वो उसकी रिकॉर्ड करेगा एंड एंट्री इन द स्टेटमेंट इन अ रजिस्टर कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ फर्म्स एंड शेल फाइल द स्टेटमेंट, और उससे रिलेटेड बातें फाइल करेगा। उसके बाद में जिस दिन इसकी एंट्री हो गई, then he shall issue a certificate of registration, then he shall issue a certificate of registration। ठीक है। However, registration is deemed to be complete as soon as an application in the prescribed form with the prescribed fee and necessary details concerning the particulars of partnership is delivered to the registrar। The recording of an entry in the register of firms is routine duty of registrar। देखो ये थोड़ा सा controversial statement है, इसलिए बस इसको पढ़ लो और दिमाग में रख लो, बहुत ज्यादा इस पे अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट क्या है, ये बोल रहा है कि सर जब यदि आपने सब कुछ सही दिया है तो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को तो रजिस्टर में एंट्री करनी है, तो यदि आपने सब कुछ सही दिया है तो जिस दिन एप्लीकेशन लगाई है उसी दिन फर्म रजिस्टर हुई भी मान ली जाएगी, क्योंकि रजिस्टर में नोट करना तो मेरा एक रूटीन ड्यूटी है। बस ये भैया उसमें गलतियां भी निकाली जा सकती हैं, इसलिए बस इसमें ज्यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है, दिया हुआ है पढ़ लिया, ठीक है। मनशा यहाँ से पढ़। हाँ सर। Registration may also be effected even after a suit has been filed by the firm, but in that case, it is necessary to withdraw the suit firms and get the firm registered and then file a fresh suit. Suit and get the firm registered and then file a fresh suit। देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, एक नॉन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म थी, रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, उसने लेके थर्ड पार्टी मिस्टर एक्स पे सूट फाइल कर दिया, ठीक है सर। तो सर इस सूट, क्या ये सूट एंटरटेन होगा कोर्ट में, अपन जानते नहीं होगा फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो सर ये बोल रहे हैं कि सर एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म जिसने किसी पे सूट फाइल किया हुआ है, वो भी अपने आप को सूट फाइल करने के बाद में भी रजिस्टर करा सकती है, लेकिन उस केस में हमने अभी ऊपर के पैराग्राफ में क्या पढ़ा हुआ है कि जिस दिन सूट फाइल हो रहा है उस दिन फॉर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो इस फॉर्म को अपना पुराना सूट विड्रॉ करना पड़ेगा, इस फॉर्म को अपना पुराना सूट विड्रॉ करना पड़ेगा और एक नया सूट फाइल करना पड़ेगा मिस्टर एक्स के ऊपर। सर ये सूट फाइल करने के बाद में भी अपने आप को रजिस्टर करा सकती है, का मतलब ये है कि अपने आप को कभी भी रजिस्टर करा सकती है, ठीक है, लेकिन पुराना सूट हटाओ और रजिस्टर होने के बाद में वापस नया सूट फाइल करो। ये बात मैं आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन पढ़ना चालू करो, कैसे रजिस्टर होगी मनशा। The registration of a firm is obtained by filling an application for registration with the registrar of firms. The registration of a firm is affected by sending to the registrar of firms of the state in which the place of business of the firm is situated an application for registration
on the prescribed form along with the prescribed fees. देखो बेटा, इधर कीवर्ड्स ऑलरेडी हाईलाइट किए हुए हैं कि सर रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या है, ये इस बार 26 तारीख को एग्जाम में आ चुका है। ये क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड था पर आ गया, क्योंकि हम लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस देते नहीं है। पर एग्जामिनर तो वो पेपर सेटर तो यही ढूंढ रहा था कि पूरा इतने बड़े बड़े टॉपिक करके जाएंगे और ये छोटे से फुद्दू सा पूछता हूँ, देखते हैं जवाब दे पाते हैं। इसलिए हमको हर चीज गो थ्रू करनी है और अच्छे से गो थ्रू करनी है। प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, इतने सारे क्वेश्चंस बताए हुए क्वेश्चंस में से आए, लेकिन ये क्वेश्चन था जो एकदम अनएक्सपेक्टेडली आ गया। आउट ऑफ 60 मार्क्स 37 मार्क्स मैंने थोड़े गैस लगाए थे, 37 या 39 मार्क्स के बताए हुए क्वेश्चंस में से आए। ये चांस भी हो सकता है, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत कम मैच करते हैं, तो ये चांस भी हो सकता है। मेहनत करी थी, बिल्कुल साइंटिफिक वे में एनालाइज किया था, पर जरूरी नहीं है हर बार चांस मैच ही हो जाए। ठीक है, कई बार जानबूझ के टफ पेपर्स बनाए जाते हैं, बिल्कुल ही आप अनएक्सपेक्टेड पेपर देख सकते हो। इसलिए हमको हर सिचुएशन के लिए कब रेडी होंगे, जब हम डिटेल में मेहनत करेंगे। इसलिए तुमसे इतनी मेहनत करवा रहा हूँ, ठीक है, और साथ में कर भी रहा हूँ। तो सर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन क्या है कि सर आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन वास्ते। ठीक है, वो एप्लीकेशन किसके पास में जमा करानी पड़ेगी? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में। ठीक है, कौन से रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जहां आपका प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म इज सिचुएटेड, उस स्टेट के या उस जगह के जिस भी रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास में ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास में। ठीक है, तो सर वो जो एप्लीकेशन, सबसे पहला पॉइंट हो गया एप्लीकेशन किस जगह के, वो हम बता चुके हैं। वो एप्लीकेशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होनी चाहिए, और फूफा जी नहीं है इसलिए वो प्रेस्क्राइब्ड फी भी लगेगी, फोकट में तुम्हारा काम नहीं होगा। ठीक है सर, तो ये 3 बातें तो हमने कर ली। अब वो एप्लीकेशन है वो बाय हैंड भी डिलीवर करी जा सकती है और बाय पोस्ट भी डिलीवर करी जा सकती है। ठीक है सर, अब एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन की, उसमें ये सारी डिटेल्स कैप्चर होंगी। क्या क्या? द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कंटेन्स द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। पढ़ना चालू कर मंशा। The firm's name, the principal place of business, the names of its other place of business, the date of joining of each partner, the name in full and the permanent address of the partners, and the duration of the firm, the nature of business of the firm. ठीक है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, और अदर प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है। कई बार क्या होता है, फर्म एक ही जगह पे सिचुएटेड होती है, तो उसमें प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मान लो मुंबई है तो वहां पर आ जाएगा। कई बार क्या होता है, गुजरात में भी उस फर्म का एक ऑफिस होता है, दूसरा ऑफिस सेकेंडरी ऑफिस महाराष्ट्र में, राजस्थान में। तो सर अदर प्लेसेस ऑफ बिजनेस क्या है वो भी आपको यहाँ पर बताने पड़ेंगे यदि है तो। ठीक है, तो फर्म का नाम, फर्म का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम ऑफ इट्स अदर प्लेस ऑफ बिजनेस, दूसरी प्लेसेस जो भी हैं वो, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर की हर पार्टनर ने कब ज्वाइन किया, क्योंकि फर्म बनाते समय उसको रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं होता है, बाद में भी आप उसको रजिस्टर कर सकते हो। तो सर हो सकता है पार्टनर्स अलग अलग टाइम पे अंदर आए हो, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है, नेम्स इन फुल एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम पूरे, परमानेंट एड्रेस जो भी है वो पार्टनर्स के दिए जाने चाहिए। ड्यूरेशन ऑफ द फर्म, ड्यूरेशन ऑफ द फर्म से क्या मतलब है, पार्टनरशिप एट विल है, पार्टनरशिप फॉर फिक्स ड्यूरेशन है, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म कैसा धंधा कर रही है उससे भी पता पड़ जाएगा। पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जनरल पार्टनरशिप है, क्या है, ये सारी डिटेल्स इनमें कैप्चर होंगी एप्लीकेशन में। आगे बढ़ो। The application form should be signed by all the partners or by their agents specially authorized in this behalf. देखो सर, एप्लीकेशन पे जितने भी पार्टनर्स उस पार्टनरशिप फर्म में सबके साइन लगेंगे, या कोई पार्टनर के बिहाफ पे उसका एजेंट भी साइन कर सकता है जो उसने इस बाबत ऑथराइज कर रखा हो कि मेरी जगह पे आप साइन कर सकते हो। सो एप्लीकेशन फॉर्म जो है इट शुड बी साइंड बाय ऑल द पार्टनर्स और बाय देयर एजेंट स्पेशली ऑथराइज्ड इन दिस बिहाफ, जिनको इस मामले में स्पेशली ऑथराइज किया गया है वो भी कर सकते हैं। पर नेक्स्ट,
When the registrar is satisfied that the provisions of section 58 have been duly complied with, he shall record an entry of the statement in the register called the register of firms and shall issue a certificate of registration. तो सर जब उसको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा कि है ना सारी बातें सही हैं, जो सेक्शन 58 में बोला गया है, सेक्शन 58 क्या एप्लीकेशन होनी चाहिए, एप्लीकेशन में डिटेल्स जो अभी अपन ने ऊपर पढ़ी वो होनी चाहिए, एप्लीकेशन फिक्स फॉर्मेट में होनी चाहिए, एप्लीकेशन के साथ में प्रेस्क्राइब्ड फीस होनी चाहिए, सब चीजें उन्होंने साइन कर दिया है, तो फिर वो रिकॉर्ड कर लेगा उसको अपने रजिस्टर में और आपको क्या इशू कर देगा, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये वापस लाइन वही आई है जो मैंने आपको कहा था ना, थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है। रजिस्ट्रेशन इज डीम्ड टू बी कंप्लीट, registration is deemed to be complete as soon as an application in the prescribed form with the prescribed fee and necessary details concerning the particulars of partnership is delivered to the registrar. Sir, the recording of an entry in the register of firms is a routine duty of the registrar. ठीक है, रूटीन ड्यूटी है, लेकिन अभी अपन ने ऊपर देखा है कि रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होगा ना, उस दिन वो आपका नाम रजिस्टर में डालेगा, उस दिन से आप रजिस्टर हुए माने जाओगे। इसलिए इस पे ओके ओके ध्यान, बहुत ज्यादा दिमाग मत खपाना इस पे अपना। नेक्स्ट, आफ्टर अ फर्म इज रजिस्टर्ड चेंजेस मे टेक प्लेस इन इट्स पर्टिकुलर्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। एक बार हमने फर्म को रजिस्टर करा दिया तो क्या बाद में फर्म जिंदगी भर उन्हीं डिटेल्स के साथ में कंटिन्यू करेगी या उनमें चेंजेस भी हो सकते हैं? सर बिल्कुल चेंजेस हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्म में पार्टनर अंदर आ सकता है, फर्म में पार्टनर बाहर जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो चेंजेस तो होंगे ही फर्म में। फर्म का नाम चेंज करने की इच्छा हो गई आपकी मान लो, या फिर है ना फर्म का बिजनेस चेंज करने की इच्छा हो गई आपकी, कोई कोई पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस कर रही थी जो कि इलीगल डिक्लेयर हो गया, और तो इसने कहा चलो हम दूसरा बिजनेस जो लीगल बिजनेस है वो चालू कर लेंगे। ठीक है, तो सर कोई भी चेंज जो भी हो रहा है, मतलब जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो टाइम टू टाइम जो भी हो रहे हैं वो आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स को बताने चाहिए। ठीक है, आफ्टर अ फर्म इज रजिस्टर्ड चेंजेस में टेक प्लेस इन इट्स पर्टिकुलर्स, दैट इज चेंज इन नेम, प्लेस ऑफ बिजनेस, नेम्स एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कोई पार्टनर अपना घर बदल रहा है। If any change take place, it should be notified to the registrar, who shall thereupon record it in the register of the firm. Sir, वो रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना चाहिए जो कि अपने रजिस्टर में उसको रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, ये हो गया एक क्वेश्चन। अब सर इसमें एक पॉइंट नोट्स में आने से या तो रह गया है या मैं समझता हूँ आना चाहिए, वो आप नोट करो कि सर जब अपन किसी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करा रहे हो या उसका नाम रख रहे हो, तो सर उसका क्या आप कैसा भी नाम रख सकते हैं क्या पार्टनरशिप का? नहीं सर, कैसा भी नाम नहीं रख सकते हैं, उस नाम को रखने के कुछ नियम होते हैं, उस नाम को रखने के कुछ नियम होते हैं। क्या नियम होते हैं सर, ये थोड़ा सा नोट कर लेना ना अपने नोट्स में, कहीं पर खाली जगह देख के नोट कर लेना। देखो, a firm shall not have any of the names or emblems specified in the schedule to the Emblems and Names Prevention of Improper Use Act 1950। ठीक है, लिखो ये एग्जैक्टली ये लाइन लिखो और बोलो हाँ सर लिख लिया। A firm shall not have any of the names or emblems, emblem का मतलब वो जैसे अपना नेशनल एम्बलम होता है ना 4 शेर वाला, वैसे ही कोई निशान। तो सर एक एक्ट है एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950, उसमें जो शेड्यूल दिया गया है उसमें नाम जो काम नहीं लेने हैं उनकी एक लिस्ट दी गई है, तो ऐसे चीजों को आप अपने नाम में इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है, ये लिखो, अ फर्म शैल नॉट हैव एनी ऑफ द नेम्स और एम्बलम्स स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू द एम्बलम्स एंड नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट 1950। ठीक है, और एनी इमिटेशन देयर ऑफ, यानी इमिटेशन यानी कि कॉपी या उनके जैसे कॉपी लगने वाले नाम काम में नहीं लेंगे, अनलेस परमिटेड टू डू सो अंडर दैट एक्ट। मतलब आप कैसे नेम रख सकते हो जैसे कि उस एक्ट में अलाउ किए गए हैं।
ठीक है। और आप कैसे नाम नहीं रख सकते हो जो कि दूसरी फर्म या दूसरे किसी एस्टैब्लिशमेंट से बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं, वैसे नाम आपको, मतलब वो तो आप एक तरीके से उनकी कॉपी करने की, थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में कॉपी करने की कोशिश कर रहे हो, वैसे नाम नहीं रखने हैं। जो कि सिमिलर हो दूसरे लोगों के नाम से या दूसरी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फॉर्म से, एटसेट्रा एटसेट्रा, वैसे नाम नहीं रखने हैं। क्या ये नोट कर लिया? बोलिए हाँ या ना। कि फॉर्म के नाम इसके हिसाब से नहीं होने चाहिए, क्या ये नोट कर लिया आपने? बोलो हाँ या ना एवरीवन। यस। अरे रिया जी, हाँ सर। दो दो डिवाइसेस से क्यों ज्वाइन कर रखा है? सर मेरे को पता नहीं, मेरा ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है लैपटॉप में, तो मैंने अच्छा, ऑडियो मेरे फोन पे कनेक्ट किया। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, नोट हो गया ना भाई सब जने? तो सर एक तो ये बात हो गई। अब जब है ना फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है, एक बात और लिखो कि जब भी है ना फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है, जब भी है ना फर्म रजिस्टर्ड हो जाती है, तो जो भी उसका नाम है, जो भी उसका नाम है, उसके आगे ब्रैकेट में रजिस्टर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे कि नाम है रिया एंड ईशा पार्टनर्स। ये नाम पार्टनर्स या कंपनी है ऐसा कुछ भी नहीं है, बस नाम के लिए क्या है कि सर वो एम्बलम वाला जो एक्ट है उसके शेड्यूल में जो मना किए गए वो वाले नाम नहीं होने चाहिए। ठीक है। और किसी के सिमिलर नाम नहीं होने चाहिए। प्लस एक बार पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो गई तो उसके नाम के आगे ब्रैकेट में वर्ड रजिस्टर्ड भी आना जरूरी होता है। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? बोलो हाँ या ना। सर जो आपने वो नेम का बोला था उसमें से फर्स्ट लाइन लिखना था। हाँ, बस फर्स्ट लाइन, और एक एक्स्ट्रा चीज और कि सर है ना किसी भी ऑलरेडी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म या दूसरी एंटिटी से सिमिलर नहीं होना चाहिए। ये देखो, सिमिलैरिटी नहीं होनी चाहिए। कोई दूसरी फर्म या कोई भी दूसरी एस्टेब्लिशमेंट है उससे सिमिलर जैसा नहीं होना चाहिए। ये तो एक तरीके से वही हो गया ना, आपने उन, वो पहले से रजिस्टर्ड है बेचारे, और आपने उनका नाम कॉपी कर लिया। ठीक है, तो ये दो बात लिख लो। और अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अनडिजायरेबल मतलब पाकिस्तान एंड ये वो पार्टनरशिप, अरे ये थोड़ी ना कोई अपने यहाँ नाम चलेगी, तो इट शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। ये भी लिखो, द नेम शुड नॉट बी अनडिजायरेबल। ठीक है, तीन बातें। चौथी बात जो मैंने अभी आपको बताई, क्या बताई थी? द फोर्थ थिंग कि हाँ, एक पार्टनरशिप फर्म जब रजिस्टर्ड हो जाती है ना तो उसे अपने नाम के आगे वर्ड रजिस्टर्ड ब्रैकेट में लिखना जरूरी होता है। तो ये टोटल चार बातें आप लोग नोट कीजिएगा, उसे अपने नाम के आगे वर्ड रजिस्टर्ड लिखना जरूरी होता है। ठीक है। ये देखो, द फर्म विच इज रजिस्टर्ड शैल यूज द ब्रैकेट्स एंड वर्ड रजिस्टर्ड इमीडिएटली आफ्टर इट्स नेम। ठीक है, और देखो ज्यादा अभी अपन ने नोट्स में भी अपन ने कुछ पढ़ा था ना कि है ना आपने जस्ट एप्लीकेशन लगा दी तो डीम्ड हो जाएगा कि वो रजिस्टर हो गई, क्योंकि है ना रजिस्टर में एंट्री तो एक रूटीन ड्यूटी है। नहीं, एग्जाम में यदि क्वेश्चन आए ना तो अपने को ज्यादा एम्फेसिस किस पे रखना है कि सर हम लोग उस दिन रजिस्टर्ड मानेंगे जिस दिन रजिस्ट्रार जो है उसकी एंट्री, रजिस्ट्रेशन की एंट्री रजिस्टर ऑफ फर्म्स में, रजिस्टर ऑफ फर्म्स में एंट्री कर देगा, उस दिन सही में रजिस्टर्ड हो जाएगी। बहुत सिंपल सी बात है। रजिस्टर्ड का मतलब रजिस्टर में एंट्री होना, तो जिस दिन रजिस्ट्रार ने रजिस्टर में एंट्री कर दिया, हम मान लेंगे डीम्ड हो जाएगी, फॉर्म रजिस्टर हो गई। ठीक है भैया, चलिए, बहुत इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपने को फैक्ट्स समझ के और याद रखने हैं, ध्यान करने हैं। आगे बढ़ू। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। दिसंबर में है ना मेरी समझ से,
इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन दिसंबर अटेम्प्ट के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, और यदि दिसंबर में किसी कारणवश नहीं आ पाया तो मई अटेम्प्ट के लिए तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट बन जाएगा। चालू करें भाई, बोलो यस और नो, कैन वी स्टार्ट? यस सर। चलिए, तो सर क्या पार्टनरशिप फॉर्म को रजिस्टर कराना जरूरी है? ना मुन्ना, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ बेनिफिट्स तभी अवेल कर सकते हो जब पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड हो। तो इनडायरेक्टली धक्का मारा जा रहा है, रजिस्टर करा लो बेटा, नहीं तो तकलीफ आएगी। सबसे पहला इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, नो सूट बाय अ पार्टनर अगेंस्ट द फर्म। यदि कोई पार्टनर अपने खुद की पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट केस करना चाहता है तो वो केस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म तो भैया रजिस्टर ही नहीं है। ठीक है, तो पढ़ ले मंशा। A partner of an unregistered firm cannot file a suit to enforce his right arising from a contract or conferred by this act against the firm. एक पार्टनर को पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू जो भी राइट्स मिले हैं, या फिर इन पार्टनर्स के बीच में जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उससे जो भी राइट्स मिले हैं, जैसे कि प्रॉफिट में हिस्सेदारी, अब ये बाकी के जने उसको दे ही नहीं रहे, तो फिर वो क्या करेगा? उसको केस करना पड़ेगा। केस कर नहीं पाएगा क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड नहीं। तो यदि एक पार्टनर, सबसे पहला गलत काम क्या हो जाएगा, यदि एक पार्टनर अपनी पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर ही केस करना चाहे तो वो नहीं कर पाएगा फॉर वांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड ही। सेकंड पढ़ भाई, नो क्लेम ऑफ सेट ऑफ एक्सीडिंग ₹100 मंशा। An unregistered firm or any partner thereof cannot claim a set off of value exceeding ₹100 in proceedings instituted against him by a third party to enforce his right arising from a contract. देखो पार्टनरशिप एक्ट कब बना था रे? 1932 में बना था। पार्टनरशिप एक्ट कब बना था? 1932 में बना था। जब पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बना था उस समय 100 रुपए की बड़ी वैल्यू हुआ करती थी। ठीक है, लेकिन उसको आज दिन तक भी 100 रुपए ही रखा गया है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सेट ऑफ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सेट ऑफ? सेट ऑफ का मतलब होता है मंशा को ईशा शेट्टी को 1000 रुपए देने थे। ठीक है, ईशा शेट्टी को मंशा को 600 रुपए देने थे। ठीक है, तो क्या ये ऐसा करेंगे क्या? मंशा सबसे पहले 1000 रुपए लेके जाएगी और ईशा शेट्टी को देगी, देख मेरा अकाउंट क्लियर। फिर ईशा शेट्टी आएगी और मंशा को 600 रुपए देके जाएगी, देख मेरा भी अकाउंट क्लियर। ऐसा नहीं करेंगे वो लोग, इन दोनों अमाउंट्स को आपस में सेट ऑफ करेंगे। 1000 माइनस 600 इज इक्वल टू मंशा केवल 400 रुपए देगी ईशा शेट्टी को, क्योंकि इन दोनों अमाउंट्स में जो लेना था और जो देना था उनमें सेट ऑफ हो गया। ठीक है, तो सर एक पार्टनरशिप फर्म जो है उस पे किसी ने केस कर दिया मान लो पैसे के लिए, यार है ना, पार्टनरशिप फर्म भले ही अनरजिस्टर्ड हो, थर्ड पार्टी तो पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर सकती है ना, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है उसको क्या प्रॉब्लम है, वो तो पार्टनरशिप फर्म पे केस कर ही सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी ने पार्टनरशिप फर्म के ऊपर केस कर दिया 1000 रुपए के लिए। मान लो इस पार्टनरशिप फर्म को भी थर्ड पार्टी से 400 रुपए लेने थे, लेकिन ये ज्यादा में ज्यादा कितने रुपए का सेट ऑफ क्लेम कर पाएगा कि सर 100 रुपए का। क्यों सर ये नाइंसाफी क्यों हो रही है? क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड है। तो किसी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर किसी थर्ड पार्टी ने केस किया है तो वो ज्यादा से ज्यादा 100 रुपए का ही सेट ऑफ क्लेम कर पाएगा, भले ही वो यदि वो अनरजिस्टर्ड है तो वो 100 रुपए तक का ही सेट ऑफ क्लेम कर पाएगा। क्या ये दूसरी शॉर्ट कमिंग समझ में आ गई एक पार्टनरशिप फर्म के रजिस्टर नहीं होने की? बोलो यस और नो, बोलो। इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, नो क्लेम ऑफ सेट ऑफ एक्सीडिंग ₹100। यस, अंडरस्टूड एवरीवन? हाँ सर। बोल रहे हो क्या रे? मानवी जैन, देव, कनक नहीं मंशा, रिया, रिया सो रही है क्या? नहीं नहीं सॉरी सर, नहीं सर। नहीं सर, नहीं सर। पार्ट नंबर 3 मंशा पढ़। Aggrieved
partner cannot bring legal action against other partner of the firm, a partner of an unregistered firm, or any other person on his behalf is precluded from bringing legal action against the firm or any person alleged to be or to have been partner in the firm, but such a person may sue for dissolution of the firm or for accounts and realization of his share in the firm's property where the firm is dissolved. देखो, दो बातें समझ में आएंगी इससे, यहां तक एक बात और यहां तक दूसरी बात। फर्स्ट पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन नहीं होने का पहला शॉर्टकमिंग क्या है कि सर पार्टनर जो है वो पार्टनरशिप पे केस नहीं ठोक सकता। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा था कि सर पार्टनरशिप फर्म 100 रुपए से ज्यादा का सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकती, 100 रुपए तक का तो फिर भी कर सकती है। थर्ड जो हमने पढ़ा कि सर पार्टनर जो है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का, वो दूसरे पार्टनर्स पे भी केस नहीं कर सकता उस पार्टनरशिप फर्म पे, यानी कि इसको इस पे केस करना है तो वो नहीं कर पाएगा। पहला क्या पढ़ा था, इसको पूरी फर्म पे केस करना है, नहीं कर पाएगा। दूसरा क्या पढ़ा, इसको इस पे केस करना है, वो भी नहीं कर पाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड एक साथ याद रख लेना, अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर पूरी पार्टनरशिप पे भी केस नहीं कर सकता और रिमेनिंग पार्टनर्स पे भी केस नहीं कर सकता। तो साथ में लिखना मत, साथ में याद रख लेना इन दोनों पॉइंट्स को। सेकेंड, 100 रुपए तक का सेट ऑफ तो क्लेम कर सकता है। तो कई बार इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है कि पार्टनरशिप भले ही अनरजिस्टर्ड है लेकिन उसके कौन से राइट्स इससे इफेक्ट नहीं होंगे, कि सर भले ही वो अनरजिस्टर्ड है तो भी वो 100 रुपए का सेट ऑफ तो क्लेम कर सकती है ना, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कान ऐसे नहीं है और ऐसे घुमा के पकड़वा रहे हैं कि है ना, हम कह रहे हैं कि 100 रुपए से ज्यादा का नहीं क्लेम कर पाएगी, बोल रहे हैं फिर कौन से राइट्स इफेक्ट नहीं होंगे, अच्छा 100 रुपए तक का तो कर पाएगी, ये राइट इफेक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैसे भी पूछे तुमको अपना कूल एंड काम मेंटेन रख के फिर आंसर देना है। फोर्थ शॉर्टकमिंग ऑफ गेटिंग नॉन अच्छा नहीं सॉरी अभी ये बाकी है कि सर आप है ना एग्रीव्ड पार्टनर कौन होता है, जिसको शिकायत होती है, जिसके साथ कुछ गलत हुआ होता है, he cannot bring legal action against other partner of the firm। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया। नेक्स्ट, बट सच अ पर्सन जो एग्रीव्ड पार्टनर है, देखो अब इसके पास में एक रामबाण आया है। रामबाण मतलब समझते हो, जो कि हर ब्रह्मास्त्र आया है जो कि हर सिचुएशन में काम कर जाएगा। क्या सच अ पर्सन जो कि दूसरे पार्टनर पे केस करना चाह रहा था, ठीक है, ही में sue for dissolution of the firm or for accounts and realization of his share in the firm's property where the firm is dissolved। ये रामबाण दिया है किसी ऐसे पार्टनर को कि है ना, देखो ये पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, तो सर ये जो पार्टनर है ये ना तो पार्टनरशिप फर्म पे केस कर पाएगा, न ही बाकी के पार्टनर्स पे केस कर पाएगा। ठीक है सर, मान लिया, लेकिन इस पार्टनर को एक राइट दिया गया है कि सर भले ही फर्म अनरजिस्टर्ड है, तुम पूरी फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए जरूर केस कर सकते हो। तुम पूरी फर्म को खत्म, घी सीधी उंगली से नहीं निकलता ना, अपने हिंदी में एक कहावत होती है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यानी कि अब इसको उंगली टेढ़ी करने का अधिकार दिया गया है कि सर आप पूरी फर्म को डिसॉल्व कराने के लिए केस कर सकते हो, और जब फर्म डिसॉल्व हो रही है तो उस फर्म के अकाउंट्स जानने के लिए भी केस कर सकते हो। एग्जैक्ट लाइन क्या है, बट सच अ पर्सन में sue for dissolution of the firm और फॉर अकाउंट्स। इस सर क्या अकाउंट्स थे, ये दे ही नहीं रहे, बोलो अकाउंट्स देने का, एंड रियलाइजेशन ऑफ ए शेयर इन द फर्म्स प्रॉपर्टी, और अकाउंट्स के साथ में मुझे मेरे हिस्से की प्रॉपर्टी भी मिले डिसॉल्व हो जहां पर फॉर्म हो रही है, उसके लिए भी मैं केस कर सकता हूं। तो किन तीन बातों के लिए केस कर सकता हूं, एक तो फॉर्म को डिसॉल्व कराने के लिए, दूसरा उस फॉर्म के अकाउंट्स के लिए, और अकाउंट्स पता पड़ेंगे तो मेरा कितना हिस्सा है वो पता पड़ेगा, तो वो भी मेरे को मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं रियलाइजेशन ऑफ माई शेयर इन द फर्म्स प्रॉपर्टी वेयर द फर्म इज डिसॉल्व्ड, इन तीन चीजों के लिए केस कर सकता हूँ। तो अभी तक की ये तीन चीजें तो आपको समझ में आ गई, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। फटाफट सेम लिंक पे वापस रिज्वाइन